जम्मू कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक की अंतिम यात्रा का दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। एक शहीद के घर वालों का जज्बा कैसा होता है, आज पूरे देश ने एक बार फिर देखा। जिस तरह से पानीपत में मेजर आशीष धौचक की अंतिम यात्रा के दौरान शहीद के घर वाले भावुक हुए, उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स बिलख पड़ा। एक शहीद के घर वालों का जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह गया। शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर जब जवानों ने अपने कंधे पर उठाया तो मां खुद बेटे की शान में नारे लगा रही थी। शहीद की मां आसमान की तरफ हाथ उठाए सपूत की शहादत को सलाम कर रही थी। अंतिम यात्रा के दौरान मां के हाथ हवा में ही उठे रहे। बेटा वतन पर कुर्बान हुआ था, इस दुख में मां का जिगर फट रहा था। बेटा फौज में भेज दिया, ये मेरे सारे बेटे हैं, मेरे सारे बेटे हैं, वो भी किसी माँ के लाल हैं। बेटे से बिछड़ने के गम में मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें पता था कि उनका लाल कभी नहीं आएगा, लेकिन शहीद की मां का जज्बा 7वें आसमान पर था। मेरा बेटा देश में कुर्बान, मेरा बेटा मेरी हिम्मत, मेरा बेटा मेरी हिम्मत। मेजर आशीष की मां अपने शहीद सपूत को हाथ उठाकर सैल्यूट कर रही थी। रास्ते भर वो हवा में अपने दोनों हाथों को जोड़े रही। बार बार यही कह रही है कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया जो देश के लिए कुर्बान हो गया। वो खुद सेना में भर्ती हुआ था। शहीद आशीष की मां ने कहा कि उनकी पोती सेना में अफसर बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी और अपने पिता की शहादत का बदला लेगी। 3 बहनों के इकलौते भाई थे शहीद मेजर आशीष धौचक। जब शहीद आशीष का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से पानीपत के टीडीआई सिटी पहुंचा तो बहनों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले शहीद मेजर आशीष धौचक ने अपनी बहनों से मिलने का वादा किया था, लेकिन भाई से मिलने की इन बहनों की आस अधूरी ही रह गई। शहीद मेजर आशीष की जो बहन है, उनके जो 3 बहनें हैं जो कि बड़ी बहन हैं, और वो सब जो है रो रो कर बुरा हाल है। शहीद मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में उनकी बहनें भी शामिल हुईं और पूरे रास्ते बहनें भाई को सैल्यूट करती रहीं। और कहती रहीं, भाई पर हमें और देश को गर्व है। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन भाई की शहादत को बहन अपने तरीके से नमन कर रही थी। बहनों ने वंदे मातरम का जयघोष करते हुए भाई को आखिरी विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान शहीद आशीष की एक बहन आंचल फैलाकर अपने भाई को भगवान से मांगती दिखी। एक तरफ बहनें भाई की शहादत को सलाम कर रही थीं, तो दूसरी तरफ अंतिम यात्रा के दौरान शहीद आशीष की पत्नी बेसुध नजर आ रही थी। आज हरियाणा का पानीपत शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारों से गूंज उठा। अनंतनाग मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर आज सुबह पानीपत के टीडीआई सिटी पहुंचा था, जहां सिख लाइट इन्फेंट्री के शहीद जवान आशीष धौचक के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा जो पानीपत शहर है वो सारा उमड़ चुका है। और फिर टीडीआई सिटी से सैन्य अधिकारी और परिवार वाले मेजर के पार्थिव शरीर को लेकर पैतृक गांव बिंझोल के लिए निकले। मेजर की अंतिम यात्रा को पानीपत शहर के बीच बाजार से निकाला गया, ताकि शहरवासी मेजर आशीष के अंतिम दर्शन कर सके। गांव के युवा हाथों में तिरंगा लिए मोटरसाइकिल और कार पर सवार होकर जत्थे के साथ पार्थिव शरीर के साथ चल रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो देश का शेर है वो आखिरकार कैसा उसका बिहेव था। स्कूल के बच्चों ने भी रास्ते में खड़े होकर मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाए।
शहीद मेजर की अंतिम यात्रा में महिलाओं समेत हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल रहे। वहीं रास्ते में लोगों ने फूलों की वर्षा कर शहीद आशीष को श्रद्धांजलि भी दी। मेजर आशीष नौचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझौल में किया गया, जहां तिरंगा लेकर लोग अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। वहीं बिंझौल के शमशान घाट में शहीद मेजर आशीष को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। स्थानीय प्रशासन, सेना और पुलिस के अधिकारियों ने शहीद को पुष्प चक्र भेंट किया। वहीं पत्नी ज्योति और बेटी वामिका समेत परिवार के लोगों ने उनको सैल्यूट किया, जिसके बाद पिता लालचंद और चचेरे भाई मेजर विकास ने शहीद आशीष को मुखाग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में लोग शमशान घाट पर मौजूद रहे। शहीद मेजर के अंतिम दर्शन के लिए कोई पेड़ पर चढ़ गया तो कोई शमशान घाट में बने कमरे की छत पर। इस दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा था और वो जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह भी शहीद हुए थे। आज उनका पार्थिव शरीर पंजाब के मोहाली पहुंचा, जहां शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को उनके परिवार वालों ने अंतिम विदाई दी। मोहाली के भड़ोजिया गांव में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को आखिरी विदाई देते वक्त जिस तस्वीर को देखकर लोगों की आंखें नम हो रही थीं, वो थी सैन्य वर्दी जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए शहीद मनप्रीत सिंह के बेटे की तस्वीर। 6 साल का बेटा बिना थके शहीद पिता को पूरे समय सैल्यूट करता रहा। शहीद के परिवार का जज्बा देखिए। बेटे को खोने के बाद भी मां ने नन्हे मासूम को भी सेना की वर्दी जैसी ड्रेस पहनाकर उसके पिता के पार्थिव शरीर वाले ताबूत के सामने लाकर खड़ा कर दिया और सलामी दिलवाई। संदेश साफ था, सर्वोच्च बलिदान के लिए परिवार का एक एक शख्स अब भी तैयार है। वहीं शहीद कर्नल की पत्नी हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। ये सब देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। हर कोई शहीद कर्नल की पत्नी का ढांढस बंधा रहा था और वो सिर्फ ताबूत से शहीद पति के नाम को ढक रहे फूलों को हटाती रहीं। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे पत्नी, 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी को छोड़कर गए हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। उन्हें सैल्यूट करने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान पूरा गांव भारत माता की जय और शहीद मनप्रीत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। बलिदान को अंतिम नमन करने पहुंचे लोगों की संख्या इतनी थी कि शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। लोगों के हाथों में तिरंगा था और वो शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल बरसा रहे थे। पंजाब सरकार के मंत्री गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश समेत कई पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने शहीद मनप्रीत को पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार से पहले कर्नल मनप्रीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद के भाई संदीप सिंह ने उनके बेटे कबीर के साथ मुखाग्नि दी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान लापता एक और जवान का शव बरामद हुआ, जिसके बाद अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की संख्या 4 हो गई। क्योंकि इससे पहले अनंतनाग के कोकेरनाग में मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर के डीएसपी शहीद हो चुके हैं। आज जब अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो सेना के एक जवान का शव पेड़ों और झाड़ियों के बीच बरामद हुआ। बताया जा रहा है जो कर्नल मनप्रीत सिंह थे उनके एस्कॉर्ट में था और 2 दिन से मिसिंग था। बताया जा रहा है कि जिस जवान का शव बरामद हुआ है वो गुरुवार को आतंकियों की गोली लगने से घायल हो गया था। अनंतनाग के कोकेरनाग में तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश की गई। आतंकी पीर पंजाल के घने जंगल में छिपे हैं। इनमें एक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर उजैर खान भी है। लिहाजा जैसे ही कोकेरनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की मूवमेंट का पता चला, सेना और पुलिस ने करीब 4 किलोमीटर के दायरे को घेर लिया। एरिया ऑफ सर्च बढ़ा दिया गया है, यानी
एक्सपैंड कर दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन को। और जो अधिकारी हैं वो उनका कहना है कि 2 मिलिटेंट्स की मूवमेंट रात में भी दिखी थी। सुरक्षा बलों के मुताबिक उजैर खान समेत कम से कम 2 आतंकियों को उन्होंने घेर रखा है। सुरक्षा बल किसी भी नुकसान से बचने के लिए पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुठभेड़ मंगलवार की देर रात उस समय शुरू हुई थी जब आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस और सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने मिलकर एक तलाशी अभियान चलाया था। अनंतनाग मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को जिस आतंकी की सबसे ज्यादा तलाश है उसका नाम है उजैर खान। बताया जा रहा है कि उजैर खान अनंतनाग के कोकेरनाग के नगाम गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक 28 साल के उजैर ने 1 साल पहले ही आतंक की दुनिया में कदम रखा है। जून 2022 में उजैर खान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ और आतंकी वारदात को अंजाम देने लगा। 2 दिन पहले अनंतनाग में हुई मुठभेड़ का मुख्य साजिशकर्ता उजैर को ही माना जा रहा है। ये कितना दुर्दांत आतंकवादी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम है और सुरक्षा बलों की लिस्ट में ये A+ कैटेगरी का आतंकवादी है। बताया जा रहा है कि अनंतनाग मुठभेड़ में उजैर के साथ 2 पाकिस्तान के आतंकवादी भी शामिल हैं और तीनों इस वक्त सुरक्षा बलों से जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। अनंतनाग के कोकेरनाग में आतंकियों ने एक सीधी पहाड़ी पर अपना ठिकाना बना रखा है, इसीलिए आतंकियों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली गई और आतंकियों की सफाई के लिए अनंतनाग के कोकेरनाग में पैरा कमांडो को भी उतारा गया। चूंकि आतंकी जंगलों के बीच पहाड़ पर छिपे थे, इसलिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए आधुनिक ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन स्पॉट फिक्स करता है, अगर वहां पर कोई शक होता है तो उस पे जो है सेना के जवान फायर करते हैं, ग्रेनेड दागते हैं। इसी दौरान पहाड़ों पर मूवमेंट मिलने पर ड्रोन से हमला किया गया। एक जोरदार आईडी जो है यहाँ विस्फोट किया है और ये फिर से एक बार एक हाइडआउट जो है उसको यहाँ पे नष्ट किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आधुनिक पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया। अनंतनाग के कोकेरनाग में सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान पूरी सतर्कता के साथ मैदान में डटे दिखे। आतंकियों के खिलाफ आज सुरक्षा बलों ने रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही घने जंगल और पहाड़ के बीच छिपे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। जगह को टारगेट किया जा रहा है जहां पर शक है कि वहां पर मिलिटेंट्स का हाइड आउट है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार का भी इस्तेमाल किया। पहाड़ी के दूसरे हिस्से पर भी जवानों को उतारा गया है ताकि आतंकियों को घेरा जा सके। जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि आतंकी घने जंगल में छिपे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ मानहानि का केस करेंगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने दावा किया है कि हिमंता की पत्नी की कंपनी के खाते में 10 करोड़ की सब्सिडी आई है। हिमंता की पत्नी रिनिकी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में 19 तारीख को आरएसएस और बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत यूपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ और 18 सितंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे। इस दौरान केजरीवाल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और मध्य प्रदेश के रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर तक टल गई है। सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए जारी किए ईडी के समन को चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अफसरों और जवान की शहादत पर सियासत भी तूल पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सरकार से सैनिकों की शहादत पर जवाब मांगा है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और जवानों की शहादत पर सवाल उठाए। इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा भी है जो भारत जोड़ो यात्रा के समय का बताया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि पीएम मोदी शहादत को कभी नहीं समझेंगे।
इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और शहीद आशीष ढौंचक की मां के हवाले से लिखा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार अगर बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद देती तो सारे बच जाते। वहीं सैनिकों की शहादत पर विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार को पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की नसीहत दी, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कड़ा एतराज जताया। और जी मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की नहीं, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। आपके पास ऑप्शन यही है कि ये जो कोविड वॉर उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया पे, आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देना हो। अनंतनाग में 4 जवानों की शहादत पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी चिंता जाहिर की और कश्मीर के बिगड़े हालात के लिए सरकार को कोसा। हालात तो सबको नजर आ रहे हैं क्या है। इतना जवान बच्चा, पिछले साल उसकी शादी हो गई थी, इस साल शहीद हो गया। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या हो सकती है। विपक्ष के आरोपों के बीच ये बहस तेज हो गई है कि आतंक का नाश गोली से होगा या फिर बोली से, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला ये जानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुले, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान से मैच तक ना हो। और इन सब के बीच पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करने वाले विपक्षी नेताओं पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करने वाले विपक्षी नेताओं को दो टूक जवाब दिया। संबित पात्रा ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सैफुद्दीन ने सरकार को पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की सलाह दी थी। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है, सैफुद्दीन सोच। संबित पात्रा ने विपक्ष पर एनकाउंटर के बीच गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि सेना आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देगी और किसी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। अनंतनाग में मुठभेड़ के बीच भारत के विरुद्ध पाकिस्तान और चीन के आतंकी गठजोड़ के बारे में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने कश्मीर में मेड इन चाइना हथियारों के जरिए आतंकी हमलों की साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पीओके में बने टेरर कैंप्स में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है, जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को चीन में बने अत्याधुनिक हथियार सप्लाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को चीन में बनी पिस्तौल, ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइस दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, घुसपैठ कर चुके आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए मेड इन चाइना ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों को हाई क्वालिटी के डिजिटल मैप दिए जा रहे हैं ताकि उनको सही रास्ता तलाशने में आसानी हो। कश्मीर में मौजूद आतंकी पीओके में बैठे अपने आका से लगातार संपर्क में रहें, इसके लिए उनको बेहतरीन क्वालिटी की एनक्रिप्टेड डिवाइस भी दी जा रही हैं। इन डिवाइस के जरिए होने वाली बातचीत को भारतीय खुफिया एजेंसियां डिकोड नहीं कर पा रही हैं। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर फैसला टल गया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 20 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सज्जन कुमार पर लोगों को सिखों की हत्या के लिए भड़काने का आरोप है। पश्चिम बंगाल सरकार ने फुटबॉल एकेडमी शुरू करने के लिए स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पेन दौरे पर ला लीगा के साथ एमओयू साइन किया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी मौजूद थे। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। जौहर अली ट्रस्ट मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों ने आजम खान के घर जाकर आजम खान और उनकी पत्नी से पूछताछ की। यूपी में पिछले 14 दिनों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल आज खत्म हो गई।
हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पर बैठे वकीलों ने यूपी सरकार से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर घमासान मच गया है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी और इस बात का दावा भी किया कि भले ही रामचरितमानस में कई अच्छी बातें हों, लेकिन उनकी आपत्ति हमेशा रहेगी। चंद्रशेखर ने यह बयान हिंदी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। वहीं चंद्रशेखर के इस विवादित बयान से उनकी पार्टी आरजेडी ने किनारा कर लिया। कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से। राष्ट्रीय जनता दल का लाइन हर धर्मों का आदर है। शक्ति सिंह यादव ने दावा किया कि आरजेडी सभी धर्मों का सम्मान करती है। चंद्रशेखर यादव के इस बयान से सिर्फ उनकी पार्टी ने ही किनारा नहीं किया, बिहार में गठबंधन में शामिल जेडीयू और कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर के इस बयान पर आपत्ति जताई और इसे चंद्रशेखर यादव का व्यक्तिगत बयान बताया। जेडीयू ने साफ कर दिया कि ऐसे बयानों से उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। जिनको धर्म ग्रंथों में पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखे। ऐसी बातों का न किसी पार्टी से और न इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं। वहीं कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर यादव को उनके बयान पर नसीहत दी। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभवी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसमें गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं। इस पे यदि माननीय मंत्री जी ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रतिमा दास ने नेताओं को धार्मिक बयान देने से बचने की सलाह दी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान से भले ही आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर आरोपों की बौछार लगा दी। बीजेपी ने सबसे पहले गठबंधन में शामिल कांग्रेस को निशाने पर लिया और धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर घेर लिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या वो विवादित बयान देने वाले नेता और उनकी पार्टी का बहिष्कार करेंगे। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले, यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। बीजेपी ने इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बयान बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से व्लादिवोस्तोक में मुलाकात की थी। दोनों नेता एक दूसरे से। इसके अलावा पुतिन ने किम जोंग उन को स्पेस में पहना जाने वाला दस्ताना भी गिफ्ट किया, जिसे रूस के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस मिशन के दौरान पहना था। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नए रक्षा सौदों के तहत भारत सरकार 45,000 करोड़ रुपए के नए हथियार खरीदेगी। इस डिफेंस डील में सेना के लिए हल्की बख्तरबंद गाड़ियों की खरीद भी शामिल है। साथ ही तोप ढोने वाले तेज रफ्तार ट्रक भी खरीदे जाएंगे। साथ ही वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में लगाने के लिए ध्रुवास्त्र मिसाइल को भी मंजूरी दी गई है। ध्रुवास्त्र मिसाइल दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और उनके ठिकानों को पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखता है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के 1.5 महीने बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नूह में हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को देर रात राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया और मामन खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नूह जिला अदालत लाया गया। हरियाणा पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में मामन खान को पेश किया और कोर्ट से मामन खान की रिमांड मांगी, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। नूह हिंसा मामले की जांच लगातार बढ़ती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार फिर जो नूह हिंसा मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद से अब जो अधिकारी हैं वो भी बड़े एंगल पर जाकर इस पूरे मामले की अब जांच को कर रहे हैं। दरअसल मामन खान फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक हैं और उन पर नूह हिंसा की साजिश रचने का आरोप है।
कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूंह में टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही 16 सितंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और हरियाणा सरकार ने मामन खान की गिरफ्तारी के बाद ये फैसला लिया। नूंह में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं इंटरनेट पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया। हमने इंटरनेट बैन करने के लिए भी ऑर्डर्स करवाए हैं और इसमें 2 दिन तक इंटरनेट बैन रहेगा, 15 और 16 तारीख तक। क्योंकि आज जुमा भी था, इसलिए पुलिस ज्यादा सतर्क रही। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपने घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की। नूंह एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि मामन खान के खिलाफ हिंसा भड़काने के तमाम सबूत मिले हैं और अब उनसे नूंह हिंसा को लेकर पूछताछ की जाएगी। जो भी इनका रोल पाया जाता है, अभी सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे ही इनके पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आते हैं, अब तक की जो हमने सबूत इकट्ठे किए हैं, उनके आधार पर फाइनल जो भी सेक्शन लगने हैं वो लगाए जाएंगे। एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने दावा किया कि नेता छोटा हो या बड़ा, अगर उसके खिलाफ हिंसा में शामिल होने के सबूत मिले तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। केरल में निपाह वायरस की दहशत बनी हुई है। हालात को देखते हुए निपाह प्रभावित कोषिकोड से सटे जिलों और पड़ोस के राज्यों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक कोषिकोड में अब तक 6 लोगों में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि निपाह वायरस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल सरकार के मुताबिक निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले 950 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिनमें 213 लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। हाई रिस्क कैटेगरी में आने वाले 15 लोगों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। राहत की बात यह है कि कल जिन 11 लोगों के सैंपल की जांच की गई थी, वो सारे नेगेटिव पाए गए हैं। निपाह वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोषिकोड प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 9 कर दी है। हालात को देखते हुए कोषिकोड जिला प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। केरल सरकार के मुताबिक निपाह वायरस से पीड़ितों के इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए गए हैं और साथ ही सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीओके को लेकर फैलाया गया पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उस वक्त फेल हो गया जब उनके करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात ने भी मान लिया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाह्यान ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक वीडियो और मैप शेयर किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ पीओके और अक्साई चिन्ह को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया। यही नहीं, यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सैफ बिन जायद अल नाह्यान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे नहीं लगता कि अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ होते। यही अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद से भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारा परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा। माना जा रहा है कि ज्यादातर इस्लामी देश भी कश्मीर मुद्दे पर अब पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। भले ही तुर्की जैसे देश अब भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते नजर आ रहे हों, लेकिन यूएई और सऊदी अरब भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं नजर आते, जिससे पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि हमें उम्मीद है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार तथ्यों पर उचित ध्यान देंगे। अब पाकिस्तान चाहे लाख छाती पीटे, भारत और यूएई के रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब यूएई सिर्फ बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा और पीएम मोदी की तस्वीर ही नहीं लगाता, अब यूएई के प्रिंस भारत का स्वाधीनता दिवस ही नहीं मनाते। अब संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। वो जानता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का क्या किरदार और कितनी अहमियत है। पाकिस्तान कई दशकों से कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता रहा है। उसने हाल ही में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी सदस्य देशों को चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। पाकिस्तान ने आरोप में कहा था कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसे में G20 के सदस्य देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का पालन करने के लिए कहें। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर भी आपत्ति जताई थी और उसे विवादित हिस्सा करार दिया था। हालांकि पाकिस्तान के आरोपों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और सभी सदस्य देशों ने बैठकों में हिस्सा लिया। यही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात पहले से ही कश्मीर में निवेश कर रहा है, जबकि यूएई की रियल एस्टेट कंपनी एमआर श्रीनगर में
10 लाख वर्ग फीट में फैले मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। लीबिया के डरना शहर में अब तक भी मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। डेनियल तूफान से हुई तबाही में वहां अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। लीबिया का डेरना शहर डेनियल तूफान के बाद खंडहर में तब्दील हो गया और इन्हीं खंडहर हुई इमारतों में रेस्क्यू टीम अब भी जिंदगी की तलाश में जुटी हुई है। वहां से आई एक तस्वीर में स्पेन के बचाव कर्मी खोजी कुत्ते के साथ मलबे में छानबीन करते दिखे, इस आस में कि शायद किसी को बचाया जा सके। Edificio tras edificio, registrando contrarreloj para intentar localizar dentro de su dificultad a cualquier persona que pueda quedar con vida। एक तरफ तबाही के पैमाने को देखकर उम्मीद कम होती है तो दूसरी तरफ मलबे में बिखरे असबाब उसे कुरेदने को मजबूर कर देते हैं कि शायद उनमें कोई जिंदा मिल जाए। लीबिया के डेरना शहर में तूफान के बाद वहां बने 2 बांध टूटे और उसके बाद वहां सब कुछ टूटता चला गया। इमारतों, गाड़ियों के साथ साथ घर टूटे, हिम्मत टूटी और हजारों सपने भी वहीं टूटकर बिखर गए, जिसका दर्द ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। डेरना शहर की इमारतों में कभी कोई आलीशान बंगला रहा होगा तो कोई शानो शौकत का आईना, लेकिन तबाही के बाद इनकी एक ही पहचान रह गई है, वो है मलबा। कहीं कहीं कुछ इमारतें खड़ी थी लेकिन वो सब कीचड़ से घिरी हुई थी और उनके आसपास तबाही के निशान थे। सैलाब कहां से होकर गुजरा, नदियों ने कैसे रास्ता बदला, ये सब इन तस्वीरों में नजर आ रहा था। ड्रोन तस्वीरों में दिखा कि बड़ी बड़ी सड़कें, नदी पर बने पुल इस तरह टूटे जैसे उन्हें कागज से बनाया गया हो। डेरना शहर में रिहायशी इलाकों की सूरत देखकर लग रहा था मानो यहाँ चुन चुनकर इमारतों को मिट्टी कर दिया गया हो। और अब आपको मुंबई के लाल बाग के राजा की पहली झलक दिखाते हैं। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा गणपति के फर्स्ट लुक का अनावरण किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और गणपति के दर्शन किए। लाल बागचा राजा की ये ऐतिहासिक मूर्ति 14 फीट ऊंची है और लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। Z News.